बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है एडवांस ग्रुप थ्योरी, लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट। A group G is called internal direct product of its subgroup A and B if it satisfies three condition। ये ग्रुप G है, इसको हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सबग्रुप A और B कहेंगे अगर वो ये तीन कंडीशन, ये तीन बातें सेटिस्फाई करें। G इज जनरेटेड बाई ए बी। जी जो है वो ए बी से जनरेट होने का ये मतलब है कि आप ए और बी के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उससे जी के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। जनरेट होने का ये मतलब है कि जी के एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि ए और बी जो है वो जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो आइडेंटिटी आएगा, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। अच्छा, तो हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। जी जो है वो अपने सब ग्रुप ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है कि जी जो है ए बी से जनरेट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी जी में नॉर्मल हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी सेट हो। तो हम इसके बाद ये कह सकते हैं कि जी जो है वो ए बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद एग्जांपल है बी अगर ए बी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये बेसिकली दो सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। वो दो सब ग्रुप कौन से हैं? एक ए इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और दूसरा सब ग्रुप बी सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इन दोनों ग्रुप्स का अगर हम यानी मिला लें तो इससे हमारे पास बी बन जाएगा। हम ए और बी का अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास बी के बराबर आता है। बी जो है ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद थ्योरम है हमारे पास, इफ a group G is the direct product of its subgroup A and B if and only if each element of A is permutable with every element of B। दूसरी कंडीशन है every element of G is uniquely expressed as G is equal to AB for A belongs to A, B belongs to B। यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि अगर G जो है ए बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसका ये मतलब है कि जी जो है अभी जो मैंने ऊपर तीन कंडीशन बताई हैं वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर करेगा तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ए जो है का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रुप जी का हर एलिमेंट हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज जी इज इक्वल टू ए बी फॉर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। जी का हर एलिमेंट हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। तो हम अब सपोज कर रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी को सपोज कर रहे हैं कि ये जो है अपने सब ग्रुप ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, और पहली यहाँ पर हमने कंडीशन ये साबित करनी है कि ए और बी के एलिमेंट को हमने परम्यूट करवाना है। इसलिए हम ए से एक एलिमेंट ले रहे हैं ए, और बी से ग्रुप बी से सब ग्रुप बी से एक एलिमेंट बी ले रहा हूँ, ठीक है। और कंसिडर द कम्यूटेटर, और ए बी का कम्यूटेटर कंसिडर कर रहे हैं। ए स्मॉल ए और बी का जो कम्यूटेटर होता है ये बराबर होता है ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होता है, सही। तो हम ये कम्यूटेटर कंसिडर कर रहे हैं। देन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स को पहले हम लिखते हैं, साथ में बी इनवर्स लिखते हैं, सही। तो जैसा कि बी जी डैश इस नॉर्मल इन जी, ये बी डैश नहीं है बल्कि ये बी है। बी जो है वो जी में नॉर्मल है। ये रिजल्ट हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमारी सपोजिशन है कि जी जो है ए बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है या डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए और बी का। और अगर जी ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो फिर तो वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इस
में जो दूसरी कंडीशन है वो यही है कि ए और बी जी में नॉर्मल होंगे। तो बी जो है वो जी में नॉर्मल है। अगर बी जी में नॉर्मल होगा तो फिर नॉर्मल की जो डिफिनीशन है वो ये है कि आप जी का कोई एलिमेंट ले लें, फिर बी से एलिमेंट ले लें, फिर जी का उसी एलिमेंट का इन्वर्स ले लें, जी बी जी इन्वर्स, ये दोबारा बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ए बी जी का कोई एलिमेंट है, इसलिए ए बी ए इन्वर्स बाई नॉर्मल कंडीशन, बी जो है जी में नॉर्मल है, उस कंडीशन की वजह से हमारे पास ए बी ए इन्वर्स ये बी का एलिमेंट आ जाएगा। और बी इन्वर्स तो है बी का एलिमेंट, इसलिए हमारे पास पहला एलिमेंट भी बी का है, दूसरा भी बी का है, बी इटसेल्फ ग्रुप है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स बी के हैं। इसके प्रोडक्ट से, दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से बी का एक एलिमेंट बनेगा, इसलिए हमारे पास ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये बी में जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम ए को रहने दें और बाकी जो 3 एलिमेंट हैं बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स इसको कंबाइन कर लें तो ए तो ए का एलिमेंट है, बाकी ए जो है वो जे में नॉर्मल है, इसलिए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये भी नॉर्मल होने की वजह से ये ए में जाएगा। पहला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा एलिमेंट भी ए का है, तो इसका प्रोडक्ट भी ए का एलिमेंट आएगा, क्योंकि ए जो है ग्रुप है वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ये ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये ए में भी ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। सो ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स दिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है। ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिलता है? ये बेसिकली जी को हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सपोज किया है, और उसकी तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। मेरे पास ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये एम्प्टी के बराबर आ जाएगा। इसको हम एम्प्टी के बराबर लिखते हैं, तो हमारे पास ए बी, पहले बी इन्वर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो बी बन जाएगा, फिर ए इन्वर्स को राइट साइड पे उसके बाद शिफ्ट कर लें तो ए बन जाएगा। तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए बन जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब, ये इससे हमें क्या रिजल्ट मिला? ये ए जो है ए का एलिमेंट था, बी बी का एलिमेंट था, वो परम्यूट हो गया, उससे बन गया बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। और ये चीज़ तो हमने साबित करनी थी कि ए और बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ परम्यूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट जो होगा वो बी के एलिमेंट के साथ परम्यूट होगा, और ये हमने साबित कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी के एलिमेंट आपस में परम्यूट हो गए। नेक्स्ट, एज जी इज जनरेटेड बाई इट्स सब ग्रुप ए एंड बी, और जी जो है वो ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो जी ए और बी से जनरेट होगा। मैंने आपको वहाँ उस वक्त स्टार्ट में बताया था कि जनरेट होने का ये मतलब है कि जी का हर एलिमेंट ए और बी के प्रोडक्ट से बनेगा, इसलिए फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म, जी का कोई भी एलिमेंट जी आप ले लें तो इस फॉर्म का होगा A1 B1 A2 B2 अप टू A3 B3 A के B के, ए और बी के एलिमेंट्स हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उससे जी के एलिमेंट बनते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या साबित किया है कि ए और बी के एलिमेंट आपस में परम्यूट हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट्स को परम्यूट करना है। अगर हम इनको परम्यूट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे सारे ए के एलिमेंट आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, A1 A2 अप टू ए के, B1 B2 अप टू बी के, A1 से लेकर ए के तक ये सारे ए के कैपिटल ए के एलिमेंट हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी कैपिटल ए का कोई एलिमेंट आएगा, इसलिए हम उसको ए से रिप्लेस करते हैं। और इसी तरीके से B1 B2 बी के ये सारे बी के एलिमेंट हैं, बी ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इनका प्रोडक्ट बी का कोई एलिमेंट आएगा तो हम उसको बी से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी फॉर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। सेकेंड पार्ट भी हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमने ये साबित करना था कि ईच एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिकली एक्सप्रेस एज जी इज इक्वल टू ए बी, जी का हर एलिमेंट हम उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए बी। ये पार्ट्स हो गए, लेकिन अभी यूनिकनेस जो है वो रिक्वायर्ड है, हमने यूनिकनेस साबित करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू ए बी एंड जी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 9 है तो उसको हम 3x3 यूनिकली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा उसकी एक्सप्रेशन नहीं आती 1x9 को छोड़ के। अगर हम 12 लेते हैं तो 12 की एक्सप्रेशन जो है वो 1 से ज़्यादा आ रही है, जैसे कि 2x6 से भी 12 बन रहा है, 3x4
4 से भी 12 आ रहा है, तो ये जो है इसकी एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक नहीं है, बल्कि उसकी एक्सप्रेशन 1 से ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने 9 की या 6 की एग्जांपल ली, 6 को हम 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन यूनिक है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम यहाँ पर इसके दो एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ए बी और ए डैश बी डैश। अगर हमने साबित ये करना है कि यूनिक है, लेकिन मैं दो ले रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ए बी में से आपने ए डैश का इन्वर्स लेना है, तो वो लेफ़्ट साइड पे उसका इन्वर्स आ जाएगा, और बी को जब हम बी का इन्वर्स लेंगे तो इक्वलिटी के लेफ़्ट साइड से ख़त्म हो जाएगा, और इक्वलिटी के राइट साइड पे इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ए डैश का इन्वर्स ए इज इक्वल टू बी डैश बी इन्वर्स। अच्छा, ए डैश का इन्वर्स और ए, ये दोनों ए के एलिमेंट हैं, और इनका प्रोडक्ट भी ए का कोई एलिमेंट आएगा, तो ये तो ए को बिलोंग करता है। इसी तरीके से बी डैश बी इन्वर्स, ये दोनों बी के एलिमेंट हैं, इसका प्रोडक्ट भी बी को बिलोंग करेगा, तो ये तो बी का एलिमेंट है। लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं, आपस में इक्वल बी हैं, और एक ए का एलिमेंट है, दूसरा बी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल होने की वजह से ये दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाएगा। एक एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है, लेकिन आपस में दोनों बराबर भी हैं, इसलिए वो दोनों जो हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन इनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है ये ए डैश इनवर्स ए, ये भी एम्प्टी के बराबर आएगा, सॉरी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। बी डैश बी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो अगर हम ए डैश इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अब ए इनवर्स को ए डैश के इनवर्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ए डैश ए के बराबर आ जाएगा, बी डैश बी के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, बल्कि यूनिक आएगी। अब हमने इसको कन्वर्सली भी इसको साबित करना है कि सपोज दैट ए एंड बी दिस आर दी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सेटिस्फाइंग द कंडीशन 1 and 2। ये दो सब ग्रुप हैं जी के, जो कि वो दो ऊपर वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन ये है कि ए और बी के एलिमेंट्स परम्यूट होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जी का हर एलिमेंट हम उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने ये साबित करना है कि जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए और बी का, यानी वो जो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड जी इज इक्वल टू A1 B1, दिस बिलोंग्स टू जी। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, उसकी डिफिनेशन इसको दोबारा देख लें। जी इज जनरेटेड बाई ए बी, जी जो है ए बी से जनरेट होता है। ए एंड बी दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ए और बी जो है वो जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। हमने ये तीन पार्ट्स अपने साबित करने हैं, तीनों करने हैं, ठीक है। तो पहले हम ये साबित करते हैं ए और बी जो है वो जी में नॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट आप उस सेट से ले लें, दूसरा एलिमेंट ग्रुप से ले लें। तो ग्रुप से हम जी लेते हैं और सेट से ए लेते हैं। मैंने ये साबित करना है जी ए जी इनवर्स दिस अगेन बिलोंग्स टू ए। अगर मैं ये साबित कर लूँ कि जी ए जी इनवर्स ये दोबारा ए को बिलोंग करता है, ए में जा रहा है, तो हमारे पास ए जो होगा वो जी में नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बी को भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप साबित करना है। तो हम ए से कैपिटल ए से ए ले रहा हूँ, और जी से मैं एलिमेंट जी ले रहा हूँ जी, लेकिन जी को हम A1 B1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दो कंडीशन सपोज की हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ए और बी के एलिमेंट परम्यूट होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जी का हर एलिमेंट ए डॉट बी की शक्ल का होगा, इसलिए हम जी को हम A1 डॉट B1 लिखते हैं। A1 ए को बिलोंग करता है, B1 बी को बिलोंग करता है। ये हम यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देन जी ए जी इनवर्स, अगर ये जी ए जी इनवर्स दोबारा ए को बिलोंग अगर कर जाए, तो हम उसके बाद ये फिर कह सकते हैं कि ए जो है वो जी में नॉर्मल है। तो जी की कीमत A1 B1 है, फिर ए लिखते हैं, फिर जी का इन्वर्स है, यानी A1 B1 का इन्वर्स। अब जानते हैं कि इन्वर्स जो है इन्वर्स लेने से हमारे पास रिवर्स हो जाता है। A1 B1 होल इन्वर्स आपके पास बराबर आता है B1 इन्वर्स A1 इन्वर्स। आपके पास A1 B1 A B इन्वर्स B1 इन्वर्स A1 इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो पहली कंडीशन है
वो हम यूज़ करेंगे कि ए और बी के एलिमेंट आपस में परम्यूट होते हैं। तो हम वो प्रॉपर्टी पहली कंडीशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए के एलिमेंट आप बी के साथ परम्यूट करते जाएं तो A1 A फिर B1 इन्वर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे। B1 इन्वर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आ जाएगा आइडेंटिटी ई आ जाएगी। A1 इन्वर्स रह जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से जब ज़रब खाती है तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। तो हमारे पास A1 इन्वर्स, ये तीनों एलिमेंट ए के हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी ए में जाएगा क्योंकि ए जो है वो ग्रुप है, ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए ए को बिलोंग करेगा। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, जी इन्वर्स, ये बेसिकली ए को बिलोंग कर रहा है। और ये कंडीशन किस चीज़ की है, ये तो नॉर्मल की कंडीशन है, इसलिए हेंस हम ये कह सकते हैं ए इज़ नॉर्मल इन जी। बिल्कुल आपने इसी तरीके से बी को जी में नॉर्मल साबित करना है। अच्छा, अब आते हैं उस इंटरनल प्रोडक्ट की जो तीसरी कंडीशन है, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, सॉरी एम्प्टी सेट ने इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पर एक बात बताना मैं भूल गया था कि फ्रॉम कंडीशन 2 इट इज़ क्लियर दैट जी इज़ जनरेटेड बाई ए बी। इसकी पहली जो कंडीशन है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, वो ये है कि जी जो है वो ए बी से जनरेट होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये सपोज कर रहा हूँ कि जी का हर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट बी होता है, तो ये तो जनरेटर की डिफिनीशन है कि जी का हर एलिमेंट ए और बी से जनरेट हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि जी इज़ जनरेटेड बाई ए बी, ये भी हो गया है। इसके बाद हमने ये भी साबित कर दिया कि ए भी जी में नॉर्मल है, बी भी जी में नॉर्मल है। अब तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन मेरे पास आइडेंटिटी आएगा। हम क्या करते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन एक्स लेते हैं। अब मैंने ये साबित करना है कि एक्स जो है वो ई के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। If x belongs to A intersection B, this implies that x belongs to A and x belongs to B. अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है वो दोनों में होगा, तो x A में भी आएगा, x B में भी आएगा। सो x इज इक्वल टू x डॉट ई। x को हम x डॉट ई लिख सकते हैं क्योंकि e जो है वो आइडेंटिटी है, तो x के साथ लेफ्ट राइट साइड से अगर e ज़रब आती है दोबारा x आता है। इसी तरीके से x को e डॉट एक्स भी लिख सकता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर आइडेंटिटी x के साथ ज़रब आती है दोबारा x आता है, तो इक्विलिटी मेरे पास आती है। लेकिन ये तो हमारे पास दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हो गई एक्स की। एक्स बेसिकली जी का एलिमेंट भी है और जी के हमने ये पढ़ा है कि जी के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी एक्सप्रेशन यूनिक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो एक्स की दो एक्सप्रेशन आ रही हैं, एक्स डॉट ई, दूसरी आ रही ई डॉट एक्स। अगर ये एक्सप्रेशन यूनिक है तो यूनिक होने के लिए ज़रूरी है कि एक्स, इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर आ जाए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर आ जाए। तो एक्स मेरे पास ई के बराबर आ जाएगा या ई मेरे पास एक्स के बराबर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में एक्स मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और मैंने यही साबित करना था कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो आइडेंटिटी है, एक्स नहीं है। एक्स दोबारा ई के बराबर आ गया सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा थ्योरम है कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ए डैश ऑफ a direct product is the direct factor of A of group is normally G. अच्छा, दूसरा थ्योरम है एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ए डैश ऑफ डायरेक्ट फैक्टर ए ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल इन जी। डायरेक्ट फैक्टर का मतलब ये होता है अगर जी जो है ए क्रॉस बी के बराबर हो, यानी ए जी जो है ए इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए व बी हो, इसको हम जी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो ए जो होगा वो जी का डायरेक्ट फैक्टर होगा, इसी तरीके से बी भी जी का एक डायरेक्ट फैक्टर होगा। इस थ्योरम में हम ये चीज़ गिवन है कि आपके पास ए डैश जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है ए का, हमने ये साबित करना है कि ए डैश जो है वो जी का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा।
तो हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। प्रूफ सिंस ए इज डायरेक्ट फैक्टर ऑफ ग्रुप जी, सो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप बी ऑफ बी सच दैट जी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसा कि गिवन है कि ए जो है वो जी का डायरेक्ट फैक्टर है, इसलिए हम जी को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। बी भी जी का एक सब ग्रुप होगा। सही। लेट जी बिलोंग्स टू जी, हम अब जी से कोई एलिमेंट लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हम ए डैश से लेंगे। देन जी इज इक्वल टू ए बी। अगर जी को बिलोंग करता है तो फिर जी मेरे पास ए डॉट बी के बराबर आएगा। अभी प्रीवियस थ्योरम में हम साबित कर चुके हैं कि जी अगर ए क्रॉस बी, जी ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो तो फिर जी का हर एलिमेंट ए डॉट बी के बराबर आएगा। हम उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए डॉट बी फॉर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। जी का हर एलिमेंट हमारे पास ए डॉट बी की शक्ल का होगा। अब हम एक एलिमेंट, हमने क्या साबित करना है इस थ्योरम में कि ए डैश जो है वो जी में नॉर्मल है। ठीक है। तो नॉर्मल के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट जी से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट ए डैश से लेंगे। ये साबित करेंगे कि जी ए डैश जी इनवर्स दोबारा अगर ए डैश को बिलोंग कर ले तो हम इसके बाद ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ए डैश इज नॉर्मल इन जी। तो हम ले रहे हैं जी ए डैश जी इनवर्स। जी जो है ए बी के बराबर है, ए डैश लिख लिया है, और जी इनवर्स यानी ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स जब हम लेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए बी ए डैश बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी हमने पढ़ा कि अगर जी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यानी जी ए और बी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो तो